Okay, so let us start today's topic, that is about replacement theory. Uh, right? We have seen the numericals till now. Today we are going to see a little bit different numerical from previous numericals, right? So on the slide you can see the heading goes like this: considering the time value of money during the period, right? तो यहाँ पे हम जो रिप्लेसमेंट थियरी की बात करने वाले हैं उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसको कंसीडर करना है, यानी कि टाइम के साथ मनी की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसको हमें कंसीडर करना है, राइट? तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना होगा और एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालनी होगी, राइट? सो हियर जस्ट रीड द स्लाइड. व्हेन वी कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वी कंसीडर दैट द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम. ये ध्यान में रखना है हमें कि कभी कभार ऐसा होता है कि वैल्यू ऑफ मनी जो होता है मतलब वो टाइम के साथ चेंज होता है. मतलब पहले के, फॉर एग्जांपल बिफोर 10 ईयर्स 100 रुपए की अगर हम बात करें तो बिफोर 10 ईयर्स इट मे बी पॉसिबल दैट वैल्यू ऑफ 100 रुपीज मे बी मोर, राइट? लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स और आफ्टर 20 ईयर्स वैल्यू ऑफ 100 रुपीज इज न लाइक वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू, राइट? तो टाइम के साथ हमें, फॉर एग्जाम्पल पहले 5 रुपए की नोट जो थी, 1 रुपए या 5 रुपए, उसकी बहुत वैल्यू थी. लेकिन अभी 1 रुपए या 5 रुपए भिखारी भी 1 रुपया नहीं लेता है, वो भी 5 रुपए या 10 रुपया लेता है, राइट? तो इन दैट कंटेक्स्ट वी नीड टू सी दैट जो वैल्यू है मनी की वो भी चेंज होती है टाइम के साथ, तो उसके हिसाब से हमें रिप्लेसमेंट करना है, राइट? सो हियर वी discount the future projected expenses during usage period. When we discuss about discount the future project expenses, we multiply the future expenses by discount factor. यहाँ पे एक नया टर्म आएगा न्यूमेरिकल में, that is a discount factor, right? तो discount factor जो है वो फैक्टर के हिसाब से हमें जो मशीन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होएगी, राइट? टाइम के साथ वो डिक्रीज होगी और उसका एक फॉर्मूला है, राइट? तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, कंसीडरिंग इन्फ्लेशन रेट आई एज डिस्काउंट रेट. आपको डेटा में दिया हुआ होगा कि भाई डिस्काउंट रेट 10% है या 20% है या 5% है, तो वो डिस्काउंट रेट आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा जिसे हम आई बोलेंगे. अगर डिस्काउंट फैक्टर फॉर एन ईयर्स, एन जो है वो हमारा ईयर दिखाता है कि अगर पहले ईयर की बात कर रहे हो, फर्स्ट ईयर की, तो एन की जगह पे हमें 1 लिखना होगा. अगर दूसरे ईयर की बात कर रहे हो तो एन इज इक्वल टू 2 लेना होगा, लाइक वाइज, राइट? So it can be defined as equal to 1 plus I raised to minus n. ये हमें देखना होगा और ये ही हमें याद रखना होगा. This you need to remember, right? ये जो चीज है वो आपको याद रखना है कि for each year discount factor will be different, right? तो उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा हर एक ईयर के लिए. डिस्काउंट फैक्टर डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो चेंज होगी. आई तो सेम ही रहेगा. जो डिस्काउंट फैक्टर अगर 10% दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 0.1 लिखेंगे, राइट? डिस्काउंट फैक्टर को, इन्फ्लेशन रेट जो है डिस्काउंट रेट वो 10% दिया हुआ है तो उसको 100 से डिवाइड करके 0.1 लिखना होगा हमें, राइट? आई की जगह पे. और एन जो है वो हर ईयर में चेंज होगा, क्योंकि पहले ईयर में एन इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, दूसरे ईयर में एन इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, तीसरे ईयर में एन इज इक्वल टू 3 लिखेंगे. तो लाइकवाइज वो चेंज होता रहेगा, राइट? तो उसके हिसाब से हमें ये इन्फ्लेशन रेट फाइंड करना पड़ेगा, डिस्काउंट रेट फाइंड करना पड़ेगा, राइट? नाउ व्हेन एडिशन ऑफ सच कॉस्ट ईयर बाय ईयर, इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वर्थ द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ दैट ईयर, राइट? यहाँ पे और एक नया टर्म आएगा, दैट इज प्रेजेंट वर्थ ऑफ द इक्विपमेंट. हमें डिस्काउंट करने के बाद अभी जो इक्विपमेंट का जो वर्थ है, प्रेजेंट यानी अभी का, और वर्थ यानी अभी जो उसका वर्थ है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक ईयर पे, राइट? तो हियर वी विल बी कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वर्थ फैक्टर. यहाँ पे हमें प्रेजेंट वर्थ फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा. एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज समेशन ऑफ डिस्काउंट फैक्टर ईच प्रीवियस ईयर. यहाँ पे हमने जो ये फॉर्मूला का यूज करके डिस्काउंट फैक्टर फाइंड किए हुए होंगे, राइट? उसका हमें क्यूमुलेटिव सम करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा. यानी पहले ईयर का डिस्काउंट रेट, बाद में दूसरे ईयर में पहले ईयर का डिस्काउंट रेट प्लस दूसरे ईयर का डिस्काउंट रेट, राइट?
उसको हम समेशन क्यूम्युलेटिव सम करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तब हमें ये प्रेजेंट वर्थ फैक्टर मिलेगा, राइट। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट वर्थ फैक्टर एट द एंड ऑफ 3 year इज एडिशन ऑफ डिस्काउंट फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, राइट। जो अभी मैंने बोला, द सेम थिंग इज रिटन हियर, that present worth factor at the end of 3 year will be adding or summation of discount factor of first, second and third year, right? So likewise you need to add the previous years. So when we multiply the discounted annual cost of year by this factor, we get the present worth of equipment. तो यहाँ पे हमें फाइनल गोल हमारा ये है कि इक्विपमेंट का प्रेजेंट वर्थ जो है हर एक ईयर में हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो उस हिसाब से हमें हमारा आंसर मिलेगा और कॉस्ट मिलेगी, राइट। तो ये प्रेजेंट वर्थ हमें फाइंड करना पड़ेगा। When we are considering time value of money, we generally ignore scrap value. If scrap value is to be considered, then it is also required to be discounted. यहाँ पे जनरली हम स्क्रैप वैल्यू जो है, मतलब स्क्रैप वैल्यू यानी कि अगर हम मशीन को बेच देते हैं तो उसका क्या साल्वेज वैल्यू आएगा या साल्वेज कॉस्ट आएगा या स्क्रैप वैल्यू आएगा, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर वो कंसीडर करना है तो वो भी डिस्काउंट में ही कंसीडर करना पड़ेगा, अगर करना है तो, राइट। जनरली अभी हम हमारे जो सिलेबस में जो है उसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर हम स्टेप देखते हैं कि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉलोइंग प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड टू कैलकुलेट द एनुअल एवरेज कॉस्ट, राइट। So let us see the procedure. Step 1 is multiply the maintenance cost of the first year with the discount factor. Since it is first year, the discount factor is 1. ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले ईयर यानी फर्स्ट ईयर के लिए तो डिस्काउंट फैक्टर 1 ही रहेगा, राइट। उसके बाद हमें ये जो फॉर्मूला है 1 + i⁻n, ये जो डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला है वो सेकंड ईयर से ही इफेक्ट में आएगा। फर्स्ट ईयर के लिए तो डिस्काउंट फैक्टर 1 ही आएगा, राइट। तो ये हमें ध्यान में रखना है। स्टेप 2 इज add the capital cost to the discounted maintenance cost. ये capital cost को हमें maintenance cost में add करना है। Divide the total annual cost by present worth factor. For the first year, present worth factor is also 1, right? After that, now for subsequent year, follow the same procedure by multiplying the maintenance cost with discount factor, then calculate total cost, right? So ये fourth step है। To calculate present worth of the equipment, divide the cost calculated in third step by present worth factor for subsequent year, right? तो ये हमारा 5 स्टेप का जो प्रोसीजर है उसको हमें फॉलो करना है। इसको ऐसे याद रखें कि या फिर पूरा लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। हम न्यूमेरिकल में देखते हैं इसको कैसे करना है तो आपको ज्यादा पता चलेगा। तो कैसे प्रेजेंट वर्थ फैक्टर फाइंड करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करके एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है, वो हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा, राइट। सो लेट अस मूव टू द न्यूमेरिकल। ये जो आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम, ये पहले डेटा पढ़ो कि क्या दिया हुआ है। कंपेयर द मशीन्स बेस्ड ऑन गिवन फ्यूचर कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इट एज गिवन इन द टेबल, राइट। यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है और उसमें उसकी फ्यूचर कॉस्ट दिया हुआ है कि पहले ईयर के बाद उसकी कॉस्ट क्या होगी, दूसरे ईयर के बाद, राइट। वैल्यू ऑफ मनी इज एज्यूम टू बी 10% पर ईयर। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो 10% के हिसाब से डिक्रीज हो रही है, राइट। डिटरमाइन विच मशीन शुड बी परचेज्ड, राइट। ये ऐसा पूछ रहा है कि मशीन ए और मशीन बी में से कौन सा मशीन हम परचेज करें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो उसका जवाब हमें कैसे मिलेगा, तो 5 साल का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, राइट। तो 5 साल के बाद जिसकी एवरेज कॉस्ट जो है जिस मशीन की एवरेज कॉस्ट कम आएगी, मिनिमम आएगी, वो मशीन हमें लेना पड़ेगा, राइट। पहले आपको ये क्वेश्चन समझना होगा, ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा मशीन हमें खरीदना चाहिए। अब कौन सा मशीन खरीदे मशीन ए और बी में से, वो डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच मशीन। मशीन ए और मशीन बी के लिए 5 साल की एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी और जिस मशीन में एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम आएगी, वो वैल्यू को कंपेयर करके मिनिमम एवरेज कॉस्ट वाला मशीन हम परचेस करेंगे, राइट। तो ये टेबल दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं
तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये टेबल दिया हुआ है। हियर द कंपैरिजन ऑफ बोथ मशीन हैज टू बी डन बेस्ड ऑन देयर एसोसिएटेड कॉस्ट कंसीडरिंग द डिस्काउंट फैक्टर, राइट। अभी हमें ये जो कैलकुलेशन है वो दोनों मशीन के लिए करना है, तो दो टेबल हमें बनेंगे, राइट। मशीन ए के लिए एक टेबल और मशीन बी के लिए एक टेबल, राइट। तो पहले देखते हैं मशीन ए की बात अगर हम करें, ये मशीन ए का टेबल है, उसमें वी आर गिवन द डेटा। यहाँ पे देखो ईयर जो है वो दिया हुआ है 1 से 5 और मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे 1200, 1400, 1500, 1900, 2200, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। अभी वी नीड टू फाइंड द डिस्काउंट फैक्टर। यहाँ पे देखो डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला जो था वो क्या था, 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन, राइट। ये फॉर्मूला था डिस्काउंट फैक्टर का। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फर्स्ट शेयर जो है, यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट शेयर जो है उसका तो डिस्काउंट फैक्टर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे एज इट इज डिस्काउंट फैक्टर 1 लिख देना है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट शेयर जो है उसका डिस्काउंट फैक्टर तो 1 ही आएगा। उसके बाद सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें, उसका डिस्काउंट फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो सेकेंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करने के लिए सेकेंड ईयर यहां पे इसकी बात करें तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, 1 प्लस आई कितना है, यहाँ पे 10% है डिस्काउंट रेट दिया हुआ, आई 10% दिया हुआ है, तो उसको हम फॉर्मूला में इंप्लाई करते समय उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दिस इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये परसेंटेज के फॉर्म में है, तो उसको यूज करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1 बनेगा वो। और सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला में माइनस n 1 प्लस आई रेस टू माइनस n है, तो यहाँ पे हम -2 रखेंगे, तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो उसका आंसर आएगा 0.9091 आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। ये सेकेंड ईयर का हुआ। अभी इसी तरह अगर हम थर्ड ईयर की बात करें, ये थर्ड ईयर, तो उसमें n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 3 और डिस्काउंट फैक्टर तो 10% ही है, तो 1 प्लस 0.1 रेस टू -3, राइट। फॉर्मूला में रेस टू -n है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 इंप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस 0.1 रेस टू -3 अगर आप करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, राइट। तो इस तरह से हमें सभी पांचों ईयर की डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। यहां तक समझ में आया। तो ये हमने डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू जो है हमने निकाल ली 5 ईयर्स की। सिंपल है, 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन रखना है। इसमें आई की जो वैल्यू है वो डिस्काउंट फैक्टर है, उसको 100 से डिवाइड करके इसमें रखना है, और एन जो है वो ईयर के हिसाब से 1 2 3 4 5 रखना है। तो हमने डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू मिल गई। अब हमें डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। तो ये डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, ये वाला कॉलम जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये मेंटेनेंस कॉस्ट और डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो 1200 इंटू 1 इज इक्वल टू 1200, 1400 इंटू दिस 0.9091 इज इक्वल टू 1273, 1500 इंटू 0.8264 is equal to 1240, 1900 into 0.7113 is equal to 1428, 2200 into 0.6830 is equal to 1503। तो इस तरह से हमने ये डिस्काउंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस कॉस्ट, हमने नई मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल ली है जो डिस्काउंट फैक्टर को ध्यान में रख के मिली है हमें। तो ये कॉलम हमारी बन गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें करना है कि क्यूम्युलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड करना है। ये जो कॉलम है जो मैं अभी मार्क करके दिखा रहा हूं वो क्या है, क्यूम्युलेटिव है। तो क्यूम्युलेटिव का मतलब क्या होता है कि सभी का सम करते करते हमें नीचे तक जाना है, राइट। तो पहले ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट है 1200, उसको एज इट इज रख देंगे। सेकेंड ईयर की बात करें
तो 1273 है, उसमें ये ऐड करेंगे 1200 प्लस 1273 इज इक्वल टू 2473। थर्ड ईयर की अगर बात करें तो ये तीनों को ऐड करके हमें मेंटेनेंस कॉस्ट मिलेगी 3712, राइट। उसके बाद फोर्थ ईयर की बात करें तो उसमें हमें ये सब ऐड करके नई क्यूमुलेटिव वैल्यू मिलेगी 15140। और लास्ट में यहां पे फिफ्थ ईयर जो है उसमें हमें वैल्यू मिलेगी 1503 और ये सभी को ऐड करके 6643, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी क्यूमुलेटिव, राइट। यहाँ पे सभी ईयर की जो वैल्यू है मेंटेनेंस कॉस्ट की जो वैल्यू है उसको हमें ऐड करते जाना है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ फर्स्ट ईयर का लेना है 1200, सेकेंड ईयर में फर्स्ट और सेकेंड का कंबाइन ऐड करके सम लिखना है, थर्ड ईयर का फाइंड करना है तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर का कंबाइन करके लिखना है। तो इस तरह से हमें पूरा मिलेगा और क्यूमुलेटिव वैल्यू हमें मिलती रहेगी। तो ये हमने कॉलम जो बना दी है वो क्यूमुलेटिव वैल्यू है मेंटेनेंस कॉस्ट की, क्यूमुलेटिव, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू फाइंड आउट प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। ये PWF का मीनिंग क्या है? प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, ये हमें फाइंड करना है। तो प्रेजेंट वर्थ फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए वी नीड टू गो फॉर डिस्काउंट फैक्टर कॉलम। ये कॉलम, yes, yes Hardik, there is here you are talking about this column, there is some problem, that is just summation problem, there is typographical error here, this sum does not go with this, right? Sir, There is just column. error of 1 to 2 plus or minus error is there, but the procedure is same as I told you, right? The procedure is same as I told you, but there is some error in the summation, there is typographical error, but here the procedure that I told you, that is same as I told you, that we need to add cumulative, right? And you need to keep on adding and you will be getting the sum, right? So don't you worry about that. Now in discount factor, what is the problem? Just wait a minute. Let's move forward with that. So અહીંયા તમને મળી ગયું અહીંયા કે આ ક્યુમ્યુલેટિવ વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરી, બરાબર? હાર્દિક, your query is solved or not? Hardik, you got the answer or not? Okay. So after that, now આપણે ક્યાં હતા? હા, પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર ની વાત કરતા હતા, બરાબર? તો પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર માં શું કરવાનું છે? તો એના માટે we need to go for this discount factor column, બરાબર? આ discount factor column જે છે તેની વાત કરવાની છે. તો પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર માટે બી ફર્સ્ટ શેર જે છે તેમાં ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટર કોલમમાં ફર્સ્ટ શેરનું જે વેલ્યુ છે તે એઝ ઇટ ઇઝ મૂકવાની છે. એના પછી સેકન્ડ યર માટે પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર જે છે તે ફાઇન્ડ કરીએ. ફર્સ્ટ યર માટેનો પ્રેઝન્ટ ફેક્ટર વર્થ ફેક્ટરની વેલ્યુ કેટલી છે? તો ફર્સ્ટ યર માટે જે ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટરની વેલ્યુ છે 1 તે સેમ આવશે, બરાબર? અહીંયા લખી છે. એના પછી સેકન્ડ યર માટે પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટરની વેલ્યુ કેટલી લેવાની છે? તો આ ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ નું સમેશન કરીને એ વેલ્યુ અહીંયા લખવાની છે, બરાબર? 1 પ્લસ 0.9019 કરશો એટલે 1.909 આવશે, બરાબર? એના પછી થર્ડ યરની જે વેટ અ મિનિટ, થર્ડ યરની જે પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે અહીંયા થર્ડ યર, તો એ કઈ રીતે મળશે? તો ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટર વાળી કોલમમાં ફર્સ્ટ પ્લસ સેકન્ડ પ્લસ થર્ડ યરની જે વેલ્યુ છે આ ત્રણે ત્રણ વેલ્યુ તમે એડ કરશો એટલે તમને આ પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર મળશે, બરાબર? તો એવી જ રીતના બધા યર માટે તમારે
ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટર ક્યુમ્યુલેટિવલી એડ કરતા જવાનું છે અને તમને એની વેલ્યુ જે છે તે મળશે પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટરમાં. બરાબર, અહીંયા અગેન ફર્સ્ટ યર માટે 1 જ મૂકી દેવાનું છે ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટરની સેમ વેલ્યુ, અને એના પછી એડ કરતા જવાની છે અને તમને આ પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર મળશે. હવે તમારે શું કરવાનું છે, તો ટોટલ કોસ્ટ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે. બરાબર, ટોટલ કોસ્ટ કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરશો, તો એના માટે તમારે આ પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર જે છે તેનો યુઝ કરવાનો છે. એનો યુઝ કેવી રીતના કરવાનો છે તે તમને કહું. બરાબર, તો આ બે કોલમનો યુઝ કરવાનો છે. આપણે ક્યુમ્યુલેટિવ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ જે ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખીને કેલ્ક્યુલેટ કરી છે તે અને પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર એ બંનેનું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો કેવી રીતના મળશે આની વેલ્યુ, તો ફર્સ્ટ યરની વાત કરીએ તો ટોટલ કોસ્ટ મેળવવા માટે આ જે ફર્સ્ટ યરની વેલ્યુ છે ડિવાઇડ બાય પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર, you will be getting this 1200. After that, for second year 2473 divided by 1.909 is equal to 1295. For third year 3712 divided by 2.735 is equal to 1357. For fourth year 5140 divided by 3.486 is equal to 1.1474, right? Then last is 6643 divided by 4.17 is equal to 1593. બરાબર, તો આ પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર થી ડિવાઈડ કરવાની છે આ કોલમની વેલ્યુને, જે ક્યુમ્યુલેટિવ કોસ્ટ કન્સિડરિંગ ધ ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટર આપણે ફાઇન્ડ કરી તેના ડિવાઈડ બાય પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર કરશું એટલે ટોટલ કોસ્ટ મળશે. બરાબર, હવે અહીંયા તમને રિઝલ્ટમાં શું મળ્યું કે આફ્ટર 5 years you are getting this total cost. બરાબર, 5 વર્ષ પછી ટોટલ કોસ્ટ તમને અહીંયા દરેક યરની મળી ગઈ. બરાબર, હવે આ સેમ પ્રોસિજર તમારે મશીન બી માટે કરવાની છે. પ્લીઝ સી ઓન ધ સ્લાઇડ. આ સેમ પ્રોસિજર તમારે મશીન બી માટે કરવાની છે. બરાબર, આ યર આપેલા છે, મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ આપેલી છે, ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટર અહીંયા પાછું એકવાર કહી દઉં છું, ફર્સ્ટ યરનો ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટર તમારે કંઈ બી વિચાર્યા વગર 1 જ લખી દેવાનો છે. ફર્સ્ટ યર આખું એન્ડ થાય પછી એની ઇફેક્ટ તમારી સેકન્ડ યર પર આવે છે, તો એના માટે તમારે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ફોર્મ્યુલામાં n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મૂકશો તો એની ઇફેક્ટ તમારી કયા યર પર પડશે, સેકન્ડ યર પર. બરાબર, આફ્ટર એન્ડ ઓફ ફર્સ્ટ યર. તો આ ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટરની જે વેલ્યુ આવશે તે તમારી સેકન્ડ યરમાં આવશે. બરાબર, n બરાબર 1 મૂકશો તો સેકન્ડ યરનું મળશે, n બરાબર 2 મૂકશો તો થર્ડ યરનું મળશે. બીકોઝ વી આર કન્સિડરિંગ આફ્ટર ધ એન્ડ ઓફ ઈચ યર. શરૂઆતમાં નથી કરતા, પણ પહેલું વર્ષ પતી ગયા પછી એની ડિસ્કાઉન્ટ રેટની અસર થાય છે એના પર. બરાબર, એટલે આ ઉપર નીચે તમને જોવા મળે છે. તો આપણે જે ફર્સ્ટ મશીન એ માટે જે પ્રોસિજર કરી તે બધી પ્રોસિજર અહીંયા કરવાની છે. આ ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટર ફાઇન્ડ કર્યું, પછી આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કર્યું તો તમને આ વેલ્યુ મળી ગઈ. બરાબર, ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટરને કન્સિડર કરીને. બરાબર, આ વેલ્યુ મળી ગયા પછી શું કરવાનું, તો ક્યુમ્યુલેટિવ કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરવાની છે ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટર સાથેની. તો આ ફર્સ્ટ માટે 1000, પછી સેકન્ડ માટે આ બંનેનું એડિશન, થર્ડ માટે આ 3 નું એડિશન, 4 માટે આ 4 નું એડિશન અને ફિફ્થ યર માટે 5 નું એડિશન. એના પછી પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાનો છે. પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરશો, તો આ ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટર ફર્સ્ટ યર માટે જે છે તે સેમ લખવાનો, પછી સેકન્ડ યર માટે આ બંનેનું સમેશન એટલે આ, થર્ડ યર માટે આ 3 નું સમેશન એટલે તમને આ વેલ્યુ મળશે, ફોર્થ યર માટે 4 નું સમેશન એટલે આ, અને ફિફ્થ યર માટે 5 નું સમેશન એટલે આ વેલ્યુ મળશે પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટરમાં. હવે ટોટલ કોસ્ટ તમારે ફાઇન્ડ કરવી છે. ટોટલ કોસ્ટ કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરશો, પાછું મેં કીધું તે રીતે કે જે તમને ક્યુમ્યુલેટિવ કોસ્ટ મળેલી હતી ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખીને તેના ડિવાઇડ બાય પ્રેઝન્ટ વર્થ ફેક્ટર એટલે ટોટલ કોસ્ટ મળશે. 1000 divided by 1 is equal 1000 divided by 1 is equal to 1000. 2091 divided by this is equal to this. તો આ બધાને ડિવાઈડ કરીને તમને આ બધી વેલ્યુ મળી જશે. હવે તમારે શું કરવાનું છે, તો આફ્ટર 5 year you need to check for this total cost. બરાબર, આ વેલ્યુ ધ્યાનમાં રાખો. આ 5 યર જે 5મું યર છે તમને 5 યરના ડેટા આપ્યા છે, તો 5મા યર પછીની આ 5th યર પછીની ટોટલ કોસ્ટ અહીંયા જોવાની. અહીંયા જુઓ આ ટોટલ કોસ્ટ કેટલી પડી તમને, 1276 1276. બરાબર, અને મશીન એ ની જો વાત કરીએ તો મશીન એ માં તમને ટોટલ કોસ્ટ કેટલી પડી, તો 1593. બરાબર, 1593 અને 1295
1.76 આ મશીન એ માં ટોટલ કોસ્ટ પડી 5 વર્ષ પછી અને આ મશીન બી માં પડી. આપણને જે ટોટલ કોસ્ટ આપણને પડી તેની વાત છે, બરાબર. તો મશીન એ અને મશીન બી માંથી ટોટલ કોસ્ટ કોની ઓછી છે? મશીન બી ની. 1276 ઇઝ લેસ, બરાબર. તમે જોઈ શકો છો મશીન એ માં 1593 મળી છે, મશીન બી માં 1276 મળી. અહીંયા લખ્યું છે સિન્સ ધ ટોટલ કોસ્ટ ઓફ મશીન બી ઇઝ લેસ ધેન કોસ્ટ ઓફ મશીન એ, 5 વર્ષના અંતે તમને મશીન એ ની બી ની ટોટલ કોસ્ટ ઓછી મળી છે, ઇટ ઇઝ પ્રિફરેબલ ટુ પરચેઝ મશીન બી. બરાબર, તમને સવાલ પૂછેલો કે કયું મશીન પરચેઝ કરવું જોઈએ, બરાબર. તો એનો જવાબ તમને મળી ગયો કે 5મા વર્ષ પછી મશીન ની જે કોસ્ટ હતી તે મશીન એ માં 1593 વધારે છે મશીન બી ના 1276 કરતા. તો આપણને મશીન બી જે છે તે સસ્તું ઓછી કોસ્ટમાં પડે છે, બરાબર. તો મશીન બી જે છે તે આપણે પરચેસ કરીએ તો વધારે સારું પડશે, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધ હોલ પ્રોબ્લેમ કન્સિડરિંગ ધ ટાઈમ વેલ્યુ ઓફ મની. ડિસ્કાઉન્ટ ફેક્ટરને કન્સિડર કર્યું છે, બરાબર. અને એના પરથી તમને આન્સર મળી જાય કે કયું મશીન પરચેસ કરવું પડે. હવે અહીંયા તમને બે મશીનનું પૂછેલું છે, બરાબર, મશીન એ અને મશીન બી. એટલે આપણે કમ્પેરિઝન કરી છે. ઘણીવાર ખાલી એક જ ઇક્વિપમેન્ટ અથવા એક જ મશીનનો બી ન્યુમેરિકલ આવી શકે, તો એમાં તમારે એ રીતે સોલ્વ કરવાનો, બરાબર.